हेलो क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा में। ये सेकंड लेसन है। यदि जिन लोगों ने फर्स्ट लेसन नहीं देखा हो वो हमारे चैनल पे फर्स्ट लेसन पहले देख सकते हैं। ये सेकंड लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने प्लस और माइनस करना वेक्टर्स को सीख लिया है। अब हम देखेंगे वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो एक्चुअली वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो रूल होते हैं, जिसमें पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिर्फ इनको डिफरेंशिएट करने के लिए करा गया है। ये दो मेथड से हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है, यदि हम दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे हम डॉट मल्टीप्लाई बोलेंगे। दूसरा जो टाइप है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू cos थीटा। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो इसका रिजल्ट आएगा, इनमें तीनों जो क्वांटिटीज हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स हैं पर नॉन वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ cos थीटा की वैल्यू। तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नाम हमने दिया है डॉट प्रोडक्ट। तो ये है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर थीटा क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनके बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच हो सकती है, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो श्योरली ये डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पर, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसको पूरी तरह से अफेक्ट करेगी। तो इसके लिए मैंने दो केस यहाँ पर लिए हैं, ध्यान से आप देखें। इफ थीटा इज 90 डिग्री, यदि आप थीटा 90 डिग्री लेते हैं मतलब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, इन दैट कंडीशन a डॉट b विल बी 0। क्यों होगा ये 0? क्योंकि आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0, जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो इसका पूरा रिजल्ट कितना आएगा, 0। a डॉट b इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप ध्यान रखें। इसे दो तरह से यूज करा जाता है। यदि हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, सपोज प्रूव करना है कि शो दैट दीस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हम दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे और यदि रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए और प्रूव करने के लिए दोनों तरह से ये काम में आता है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन है इफ थीटा इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वहां 1 आ जाएगा तो बचेगा क्या, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस तरह से यदि वेक्टर आपस में पैरेलल है, 0 मतलब क्या होगा, वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक, इसी को यदि पर्टिकुलर केस में लिखना चाहें, केस ऑफ a डॉट b की जगह मैं लिखना चाहता हूं a डॉट a। यदि किसी वेक्टर का खुद ही में मल्टीप्लाई करें, खुद ही में मल्टीप्लाई मतलब उनके बीच का एंगल 0 होगा, a डॉट a विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, ये दोनों जो चीजें जब आप सीख जाते हैं तो कुछ स्पेशल केस आप देख सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो i और i का प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, i और i पैरेलल वेक्टर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो a डॉट a इज मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर, तो i डॉट a क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ i स्क्वायर। और i की वैल्यू होती है 1 बिकॉज़ ये यूनिट वेक्टर है, तो i डॉट i की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह से j डॉट j की वैल्यू और k डॉट k की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k इज 1। इसी तरह से यदि मैं i और j का मल्टीप्लाई करता हूँ, i और j, तो आप जानते हैं अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस होते हैं। तो ये i होगा, ये j होगा और ये k होगा, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब भी इनका आप डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, 0 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो i डॉट j इज 0, j डॉट k इज 0 एंड k डॉट i इज 0। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई, पर एक्चुअली जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने a वेक्टर b वेक्टर की कुछ वैल्यू ले रखी है और मैं यहाँ a डॉट b फाइंड करने वाला हूँ। जब हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा सोचिए। यदि मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो अकॉर्डिंग टू
एल्जेब्रिक प्रोडक्ट हमें क्या करना है, 5i का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करना है। तो जब मैं 5i का मल्टीप्लाई 2i में करूंगा तो रिजल्ट आएगा 10 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर इज 1। यहां पर अभी हमने देखा i into i क्या होता है, 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, 5 into 2 10 हो जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही 5i का मल्टीप्लाई जब मैं 3j में करूंगा तो 5 3 जा 15, बट i into j विल बी 0। यहां पर आपने सीखा i into j इज 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, इसी तरह से ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर आप 2j का मल्टीप्लाई 2i में करेंगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि i डॉट j आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा सिर्फ -6, और इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब रियली हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 10 - 6 4 + 12 16। तो आप देख सकते हैं दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करिए और उनका एल्जेब्रिक सम फाइंड करिए तो आपको मिल जाता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और आपको देखना है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप दो एंगल्स के बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये जो फॉर्मूला देखा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरह से यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बना हुआ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसकी वैल्यू होगी cos θ = a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फॉर्मूला कहां से आया है आप आसानी से समझ सकते हैं। cos θ को यहां रखते हुए मैंने इन दोनों को यहां ट्रांसपोज कर दिया, ये दोनों क्वांटिटी यहां ट्रांसपोज हो गई, तो हमें फॉर्मूला मिल गया cos θ = a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस तरह से आप cos θ इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह काम में आ जाता है ये, तो आप इसे भी देख लें। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कहीं भी दो वेक्टर है, मान लीजिए ये स्पेस में एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन है। यहां मैं निकाल रहा हूं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। ये एक्चुअली होगा क्या, तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यहां से आप एक शेडो इसकी बना सकते हैं, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये किस तरह से आया आप देख सकते हैं। बी कैप का मतलब है यहाँ पर यूनिट वेक्टर, याद रखिए जब भी कैप लगा होता है दैट इज यूनिट वेक्टर, और ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। ए डॉट बी कैप, बी कैप कैसे निकालते हैं आपने कल लास्ट क्लास में सीखा था। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करते हो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट विल गिव बी कैप। तो ये हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आप नोट कर लें। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और वो आप ध्यान से देखते जाइए। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चंस आप भी काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और सारे क्वेश्चंस बुक में हैं, लगाइए रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन लगाइए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो तीन जिससे आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाए मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी with magnitude √3 and 2 where a dot b is √6। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड गिवन है और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, आपको उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो अभी जैसे आपने फार्मूला देखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos θ = a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। जब ये सारी वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है cos θ = 1 अपॉन √2। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा विल बी cos इनवर्स 1/√2। आप जानते हैं 1/√2 cos में काय की वैल्यू थी π/4, therefore थीटा इक्वल टू π/4। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट इज π/4, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आप देखेंगे, प्रोजेक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया था कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। यहाँ पे बात आपको बता दूं, जैसे हम पढ़ रहे थे और i j और k के ऊपर हम हमेशा कैप लगाते हैं, तो वो आपको हमेशा लगाना चाहिए।
ड्यूरिंग राइटिंग कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स जब जल्दी में पढ़ाते हैं तो लगाना साइन भूल जाते हैं, या फिर जस्ट टाइम सेव करने के लिए ऐसा करते हैं, पर आप ये आदत ना डालें, आप जरूर आई, जे और के ऊपर हर समय कैप लगाइए। तो इन दोनों वेक्टर का हमको इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो फिलहाल हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैन बी गिवन बाय ए वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो फार्मूला बनता है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस तरह से जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, मल्टीप्लाई डॉट मल्टीप्लाई बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे, अंडर रूट 114 आएगा, वो आप कर सकते हैं। फिर इन दोनों वेक्टर्स को मैंने डॉट मल्टीप्लाई करा, तो डॉट मल्टीप्लाई का रिजल्ट ये आया है 60 अपॉन अंडर रूट 114। तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हमने फाइंड करा 60 अपॉन अंडर रूट 114। और इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, वो आप सॉल्व करें। एक थोड़ा सा कंडीशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। साथ ही गिवन है कि a प्लस लेम्डा बी, लेम्डा कैन बी एनी रियल नंबर, a प्लस लेम्डा बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। तो आपको लेम्डा फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन दी है, सीधी सी बात है, हमें पहले a प्लस लेम्डा बी निकालना होगा, और क्योंकि वो c के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ a प्लस लेम्डा बी। तो यहाँ मैंने a वेक्टर लिखा प्लस लेम्डा इंटू बी वेक्टर। जब हम इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो हमें मिलता है 2 माइनस लेम्डा। ये किस तरह से करा मैंने, ये वाली और ये वाली टर्म ली है लाइक टर्म्स, और इनमें से मैंने i कॉमन लिया है, तो अंदर मुझे मिला 2 माइनस लेम्डा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2 प्लस 2 लेम्डा जे, और इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 3 प्लस लेम्डा, सॉरी ऐड करके मिलेगा 3 प्लस लेम्डा इंटू के। तो ये a प्लस लेम्डा बी का सॉल्यूशन ही आ गया। अब आप जानते हैं कि a प्लस लेम्डा बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 0। तो मैंने इन दोनों का यहाँ डॉट मल्टीप्लाई लिखा है, ये मैंने लिखा a प्लस लेम्डा बी वेक्टर, और इसको जब हम डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी वेक्टर से, मतलब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाली टर्म को सी वेक्टर से। तो आपने सीखा है डॉट मल्टीप्लाई में करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस लेम्डा से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2 लेम्डा से, और क्योंकि इसमें के वाली टर्म नहीं है इसलिए 0 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस लेम्डा से, और इक्वल टू में 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है लेम्डा इक्वल टू 8। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं लेम्डा की वैल्यू। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं आप, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ये गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, और साथ ही गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0, इनका एडिशन 0। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, लोअर क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। यदि आप वैसे ना समझना चाहें तो इसको, तो आप ये भी कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी में जब हम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। a का a में जब मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर, इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ c स्क्वायर, देन 2a डॉट b, 2b डॉट c एंड 2c डॉट। आप चाहें तो इसको डिटेल में कर सकते हैं या डायरेक्ट में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है, यहाँ पे हमने 0 लिखा क्योंकि a b c यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। तो इसी तरह से यहाँ भी बना गया और यहाँ भी बना गया। इस तीनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट है। ये आपको 3 मिला, इस 3 को जब आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -3 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a विल बी -3/2। इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 और क्वेश्चन मैंने डिस्कशन के लिए लिखे हुए हैं, आप जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। जैसे यहाँ लिखा है इफ ईदर a वेक्टर इज 0 और b वेक्टर इज 0, मतलब a और b में से कोई एक वेक्टर 0 हो सकता है, दोनों भी 0, देन a डॉट b इक्वल टू 0। सही बात है, जब भी किसी वेक्टर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। Either a is 0, b vector is 0, then a dot b is 0. Then show that its converse need not to be true. ये आपको बताना है कि इसका कन्वर्स हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं। मतलब यदि a dot b is 0
then it is not necessary that a is 0 और b is 0. कन्वर्स हमें प्रूव करना है, तो इसको हम सिंपल डिस्कशन से कर सकते हैं। ये बात सही है कि यदि a 0 या b 0 है तो a डॉट b डेफिनेटली 0 होगा, बट a डॉट b 0 है तो a या b 0 हो ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है बिकॉज whenever a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। उस कंडीशन में a वेक्टर और b वेक्टर का 0 होना जरूरी नहीं है, जस्ट वो यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अलग अलग वेक्टर्स लिखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं ये। आपको शो करना है दीज फॉर्म वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ये जो पोजीशन वेक्टर है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, इस तरह से अपने को बताना है। सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर नहीं दिए हैं, ये किसी वेक्टर की किसी ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो आपको क्या करना है, इनका डॉट मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जब आप डॉट मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, और व्हेनेवर डॉट मल्टीप्लाई इज 0 टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का सेकंड मेथड है, या इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। यहाँ पर आप डेफिनेशन वाइज देख सकते हैं, a क्रॉस b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा डॉट n कैप। यहाँ पर थीटा उसी तरह से जैसे हमने स्केलर में सीखा था, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और n कैप इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ द वेक्टर a एंड b। जो a और b जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम n कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है एक वेक्टर से, तो रिजल्ट आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से a क्रॉस b डिफाइन होता है। अब इस डेफिनेशन से हम इसकी प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। यदि थीटा की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल, इन दैट कंडीशन sin 0 इज 1, sin 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सॉरी sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। पर क्योंकि ये वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए बनेगा 0 वेक्टर। तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर है ना, वहां मैंने वैल्यू गलत बोल दी थी, आप उसे करेक्ट करें। sin 0 की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लाई होकर a क्रॉस b विल बी 0। इसी तरह से यदि थीटा 90 डिग्री है तो sin 90 1 होता है, मतलब वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो a क्रॉस b की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू n कैप। तो यहां पर ये n कैप से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये भी एक वेक्टर है दैट इज 0 वेक्टर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू 0 और 90 पर हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी। इसी के बेसिस पर हम पता लगाएंगे कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k क्या होना चाहिए। तो देखो i और i आपस में पैरेलल हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन i क्रॉस से i क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर। ऐसे ही j क्रॉस j एंड k क्रॉस k की वैल्यू भी होना चाहिए 0 वेक्टर। अब i क्रॉस j की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ डेफिनेशन वाइज देखते हैं, तो यहाँ ये समझ लें, इसका डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि आप वेक्टर a को वेक्टर b में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, यदि आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसका जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर आता है a क्रॉस b। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं i और j पर परपेंडिकुलर कौन होता है, k। ठीक है ना, तो i और j का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो k आएगा, इसी तरह से j और k का प्रोडक्ट i आएगा, और k और i का प्रोडक्ट j आएगा। तो आप इसको इस साइकिल से याद रखें, i j का प्रोडक्ट k, j k का प्रोडक्ट i, और k i का प्रोडक्ट हो जाएगा j। इसे आप उल्टा नहीं कर सकते, यदि आप उल्टा करेंगे j का i में प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस k। क्यों आएगा माइनस k, आप देख सकते हैं a क्रॉस b इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो b क्रॉस a विल बी गिवन बाय दिस डाउनवर्ड लाइन, इसका डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये भी रहेगा परपेंडिकुलर बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसको समझाने के लिए एक राइट हैंड थंब रूल भी यूज करा जाता है, आप चाहें तो राइट हैंड रूल से इसे याद रख सकते हैं। जैसे मेरे हाथ को आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड है, मान लीजिए मेरी फिंगर्स वेक्टर a रिप्रेजेंट करती हैं और मेरी पाम हथेली जो है वो b वेक्टर रिप्रेजेंट करती है, तो a क्रॉस b विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। अब यदि मैं b क्रॉस a करता हूं, मुझे हाथ अपना ऐसे करना पड़ेगा, तब ये b क्रॉस a होगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो डाउनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से i क्रॉस j की वैल्यू k होगी, j क्रॉस k की वैल्यू i, और k क्रॉस i की वैल्यू j होगी। इसे आप इस साइकिल से भी याद रखें। एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं,
A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जैसे हमने वहां देखा था स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है बट क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। इनफैक्ट A क्रॉस B विल बी इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। जैसा मैंने आपको बताया डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, तो A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अब ये तो रही डेफिनेशन की बात। एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल में लिया है A वेक्टर B वेक्टर जिसकी वैल्यू है A1i B1j C1k एंड A2i B2j एंड C2k। तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन होता है। इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन, ये डिटरमिनेंट है I J K A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपांड करते हैं ये आप हमारे उस वीडियो में देख सकते हैं, जहां डिटरमिनेंट चैप्टर का वीडियो है जहां पर हमने डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना बताया है। यदि वो नहीं देख पा रहे हैं तो अभी क्वेश्चंस करते समय मैं आपको दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि हम किस तरह से डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब इसका एक एप्लीकेशन है, यदि दो वेक्टर्स ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं देन वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय फार्मूला हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मतलब पहले आप A क्रॉस B फाइंड करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसी तरह से यदि दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड्स एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड है, तो क्योंकि फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फार्मूले के सारे फार्मूले अच्छे से नोट करें, उन्हें याद रखें और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करना है, बहुत सिंपल है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेयर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर गिवन। तो A वेक्टर B वेक्टर गिवन है, तो जैसा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करा था तो A क्रॉस B विल बी डिटरमिनेंट ऑफ I J K A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ये A1 B1 C1 मैंने यहाँ से जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो लिए हैं 3 5 एंड -2 2 1 एंड 2। अब डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम डिटरमिनेंट को कभी भी किसी एक रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं। मान लीजिए मैं इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करता हूं, तो मैंने लिया I। जब हम ये I लेते हैं तो हम इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं और जो बचा हुआ रिजल्ट होता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। याद रखिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब 1 इनटू -2 माइनस 5 इनटू 3। फिर लेते हैं j। अब की बार साइन नेगेटिव लगेंगे, इसे अल्टरनेट साइन लगाया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। माइनस j, जब मैंने माइनस j लिया तो मैं इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा तो बचा 2 3 3 -2। अब मल्टीप्लाई होगा दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब 2 इनटू -2 माइनस 3 इनटू 3, 2 इनटू -2 माइनस 3 इनटू 3, फिर प्लस k। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा कि ये वाला और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचा 2 1 3 5, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 2 इनटू 5 माइनस 3 इनटू 1। इसके बाद सिंपल अलजेब्रिक सॉल्यूशन है, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो मिलता है -17i प्लस 13j प्लस 7। ये आपको मिला A क्रॉस B। आपको फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा जो क्या है √507। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में वेरिएशन दिया जा सकता था कि ये जो A वेक्टर और B वेक्टर है ये हो सकता था किसी पैरेललोग्राम की साइड्स देते हैं, आपको कहते कि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर द साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड फाइंड इट्स एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए भी आपको एक्चुअली यही फाइंड करना था, सेम प्रोसीजर रहता, क्वेश्चन बदल जाता पर आंसर आपका √507 है। या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आ सकता था तो ये हाफ हो जाता, ठीक है। तो ऐसे सेम फार्मूले से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आप देखें, आपको ये प्रूव करना है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज 2A क्रॉस B। तो कैसे इसे प्रूव करेंगे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसे सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो पहले हम दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। तो A का मल्टीप्लाई A में होगा तो A क्रॉस है, फिर A का B में तो A क्रॉस B, फिर माइनस B का A में तो माइनस B क्रॉस है, फिर माइनस B का B में तो B क्रॉस है। अब A क्रॉस A 0 होता है, ये हमने प्रॉपर्टी में सीखा। A क्रॉस B एज इट इज कॉपी करा। माइनस B क्रॉस A को मैं प्लस A क्रॉस B लिख सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, तो माइनस B क्रॉस A को मैं A क्रॉस B लिख सकता हूँ और ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी 0 वेक्टर, ठीक है। और ये दोनों 0 है,
इन्हें हटा देते हैं तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b विल बी 2a क्रॉस b। तो इस तरह से प्रूव हो गया a माइनस b क्रॉस a प्लस b इज 2a क्रॉस b। ये दो क्वेश्चंस अभी हम करने जा रहे हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देन स्टॉप्स। फाइंड गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। जहां से उसने स्टार्ट करा था वहां से अपने को उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। तो इसको आप ग्राफिकली यदि देखें, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने बना दिया। सबसे पहले 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट चलती है लड़की, तो यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये होगा, ये 30 डिग्री है और ये 3 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, OA वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि OA वेक्टर ही इसका डिस्प्लेसमेंट बताता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। OA वेक्टर ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो OA वेक्टर हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हम A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। यदि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो हम इजीली उसके वेक्टर लिख पाएंगे। तो सारा मेहनत हमें इसीलिए करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको मैंने नाम दे दिया M। अब मैं ट्रायंगल AMB में cos थीटा अप्लाई कर रहा हूँ। ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 होना चाहिए, तो cos 60 दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने लिया BM अपॉन AB। यहाँ पर AB की वैल्यू 3 हमें पता है, cos 60 की वैल्यू 1/2, जिसे सॉल्व करके BM हमें मिल जाता है 1.5। मतलब ये जो डिस्टेंस है 1.5 आया। तो OM ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे इसलिए हम इसे लेंगे नेगेटिव 5/2। OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव 5/2। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो माइनस 5/2 होगा। OM की वैल्यू तो 5/2 की रहेगी क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। फिर इसी ट्रायंगल में आपने sin 60 अप्लाई कर रहा हूं। sin 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AM अपॉन AB, जिसे सॉल्व करके मुझे AM की वैल्यू मिलेगी 3√3/2। मतलब y कोऑर्डिनेट मुझे एक्चुअली जो AM है वो क्या है इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट A के मुझे कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट मिलते हैं -5/2 एंड 3√3/2। तो क्योंकि इसके x और y कोऑर्डिनेट है तो इसका वेक्टर क्या बनेगा, यदि इसका वेक्टर लिखना है तो हमें x के साथ i और y के साथ j लगाना है। तो ये जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं बच्ची का जो स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, A B C वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है अ वेक्टर D which is perpendicular to both A vector and B vector such that C dot D equal to 15। मतलब हमें एक D वेक्टर ऐसा पता करना है जो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर हो, साथ ही उसका मल्टीप्लाई C के साथ क्या होना चाहिए, डॉट मल्टीप्लाई 15। तो सबसे पहला काम हम करेंगे A और B वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिलता है बाय क्रॉस प्रोडक्ट, बाय फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम हम करेंगे A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। वही मैंने डिटरमिनेंट वाला फार्मूला लिखा है, I 4 7 28 माइनस 2 into 2 दैट इज -4 माइनस +4 आ जाएगा। फिर नेगेटिव लेंगे अब की बार में J, तो अब आएगा 1 into 7 माइनस 3 into 2 6 7 माइनस 6। फिर K लेंगे तो -2 into -12। ठीक है, जिसे सॉल्व करके आपको ये मिलता है। ये क्या हुआ, ये A क्रॉस B आया और A क्रॉस B हमेशा A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर। हम कोई भी एक जनरल वेक्टर D वेक्टर ले लेते हैं जो इन पर परपेंडिकुलर होगा। तो यदि वो परपेंडिकुलर होगा तो इसके तो पैरेलल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो D वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर होगा। तो इसको हमने लैम्डा किसी भी एक रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो ये D वेक्टर हमें मिल जाता है। अब हमें गिवन है दैट C वेक्टर डॉट D वेक्टर इज 15, मतलब C और D का डॉट प्रोडक्ट 15 है। तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू में 15 लिखा और डॉट प्रोडक्ट करके फाइंड करा तो लैम्डा की वैल्यू मिली 5/3। इस लैम्डा की वैल्यू 5/3 को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि लैम्डा की जगह 5/3 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 160 आ है -5 प्लस 70k/3। इस तरह से हमें इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा वेक्टर अलजेब्रा खत्म होता है। सभी एक्सरसाइज के अच्छे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने आपको बताए, लगभग सारे कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और आरडी शर्मा।
आप जिस भी रेफरेंस से चाहें, जितनी प्रैक्टिस करना चाहें, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना परफेक्शन आपका इस चैप्टर में बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है फॉर्मूले, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको इसके फॉर्मूले अच्छे से कॉपी करना है और लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।